जय हिंद जवानों। आज हम दूसरा पेपर चालू करते हैं। आर्मी का मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी है। इसमें हमें पूरे 50 पेपर करवाने, तो हम अब बिना समय गंवाए दूसरा पेपर चालू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जीके, उसके बाद जीएस और मैथ्स एंड रीजनिंग लास्ट में करना है। ऐसा क्यों करना है वो चीज मैं आपको कल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम डायरेक्ट पेपर पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला पेपर सामान्य ज्ञान का है और इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था। तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक किसका नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने प्राण महाराणा प्रताप के लिए गंवाए और महाराणा प्रताप जी ने बाकायदा इनका दाह संस्कार किया था। अगला आता है भारतीय सेना के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है। देखो, अग्नि अग्नि टैंक नहीं है, ध्यान रखना, अग्नि मिसाइल है। अग्नि 5 तक भारत बना चुका है, अग्नि 6 पर काम चल रहा है। अर्जुन टैंक, जो भारतीय सेना का मुख्य लड़ाकू टैंक है, वो क्या है? अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक लड़ाकू टैंकों में आता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? देखो, आधुनिक ओलंपिक खेल, वैसे तो ओलंपिक खेल बहुत पहले भी खेले जाते थे, लेकिन बीच में बंद हो गए थे। बाद में वापस से 1896 में ओलंपिक खेल जो आज खेले जाते हैं शुरू किए गए थे, और ये सबसे पहले यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए। कहां पे खेले गए? यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए। एथेंस में खेले गए। यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है, जो अभी रिसेंटली खेले गए थे ओलंपिक, वो कहां खेले गए थे? तो जो अभी खेले गए थे ओलंपिक, वो रिसेंटली जो खेले गए थे वो कहां पे खेले गए थे? टोक्यो में खेले गए थे। अभी कहां पर खेले गए थे? टोक्यो में खेले गए। भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम क्या है? देखो, ये भारत में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं भारतीय सेना में दिए जाते हैं, और इनमें जो सबसे ऊपर होता है, देखो सबसे ऊपर होता है आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे ऊपर कौन सा होता है? परमवीर चक्र। आपका परमवीर चक्र के बाद आता है अशोक चक्र। परमवीर के बाद आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद आता है आपका महावीर चक्र। सबसे ऊपर परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र आता है, उसके बाद आपका महावीर चक्र आता है, और महावीर चक्र के बाद कीर्ति चक्र आता है। कीर्ति चक्र, और उसके बाद लास्ट में आता है शौर्य चक्र। ये सारे के सारे जो चक्र हैं, ये युद्ध में बहुत अच्छा बलिदान देने के और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मिलते हैं भारतीय सेना में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? देखो, बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। यदि न्यूनतम आयु की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। तो भारत के राष्ट्रपति की जो अधिकतम आयु है वो कितनी भी हो सकती है। भारत के द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? सबसे पहला जो उपग्रह था वो कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट उपग्रह था। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? देखो, मोहम्मद गौरी जो भारत में आया था वो गजनी से आया था, और गजनी कहां पे? अफगानिस्तान। सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह से चली थी? देखो, सबसे पहली रेलगाड़ी बंबई से थाना चली थी, और लगभग इसका 34 किलोमीटर शायद इसका रूट था, जो बंबई से थाना पहली बार आपकी रेलगाड़ी जो चली थी। इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? देखो, मंगलूर बिल्कुल कर्नाटक में, ये ठीक है। कांदला कांदला आपका कच्छ जिले में गुजरात में, ये भी ठीक है। पारादीप उड़ीसा में, ये भी ठीक है। देखो, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में, ये आपका गलत है। जो मीनाक्षी मंदिर है ये आपका मंदसौर तमिलनाडु में, मदुरई में, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुरई तमिलनाडु में।
तो इसका मतलब कौन सा हो गया इनमें सबसे अलग है? तो सबसे अलग कौन सा हो गया इनमें, जो गलत है वो कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। मीनाक्षी मंदिर, जो मीनाक्षी मंदिर है आपका, वो मदुरई तमिलनाडु में है। इसके बाद आइए चलते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे? देखो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है बौद्ध धर्म से। यदि बात करें तक्षशिला, तक्षशिला में दोनों ही आते थे, हिंदू और बौद्ध धर्म। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। निशाने पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? देखो निशाने पाकिस्तान की उपाधि मोरारजी देसाई को मिली। मोरारजी देसाई निशाने पाकिस्तान, जिस तरीके से हमारे भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, इसी तरह से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो वहां का पुरस्कार है वो निशाने पाकिस्तान है। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको भारत का और पाकिस्तान का दोनों ही सर्वोच्च सम्मान मिले। तो ध्यान रखना इनको भारत रत्न भी मिला है। एक प्रधानमंत्री और है ऐसे, इंदिरा गांधी, जिनको बांग्लादेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है और आपने भारत का भी मिला हुआ है। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात आए तो कौन से हो गए? मोरारजी देसाई। बिरजू महाराज का नाम किसके लिए जाना जाता है? देखो बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि कथक नृत्य। खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? देखो खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों ने भी बहुत बड़े जोर शोर से हिस्सा लिया था। इसमें इनके जो मुख्य लीडर थे, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, ठीक है, चाहे शौकत अली हो, जो भी है सबने भाग लिया था। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम एकता से जोड़ा जाता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का बहुत ज्यादा सहयोग मिला था गांधी जी को। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? देखो गुलाबी नगर, सबसे पहले आते हैं जयपुर। देखो जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी या गुलाबी नगर। भारत का पेरिस भी इससे कहते हैं। भारत का क्या बोलते हैं इसको? पेरिस। उदयपुर झीलों का शहर है, ये अपने राजस्थान में, राजस्थान में किसका शहर है? ये झीलों का शहर है। जोधपुर आपका सूर्य नगरी कहलाता है। कौन सा? सूर्य नगरी। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। अब देखिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं इसको, या इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का शहर भी कहा जाता है, चौराया। या इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। देखो ये जो उपनाम वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मुंबई है आर्थिक राजधानी कहा जाता है, दिल्ली है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके उपनाम है, और काफी शहरों के पुराने नाम भी आप याद रख लेना। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नदियां हैं, नदियों के भी उपनाम है, तो वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं सामान्य विज्ञान पे। देखो सामान्य विज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? देखो हाइड्रोजन बम में होता क्या है, दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो इसका मतलब दो परमाणु मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सी हो गई? नाभिकीय संलयन। विखंडन में जब अलग अलग होते हैं तो वो नाभिकीय विखंडन होती है। आपका हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। परमाणु विखंडन पे आपकी परमाणु भट्टी है या आपका परमाणु बम है, वो किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। यहां पे न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब इसके बाद आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति का कौन सा नियम है? देखो गति का पहला नियम आपका होता है जड़त्व का नियम।
कौन सा होता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब यदि कोई भी व्यक्ति है या कोई वस्तु है गतिशील अवस्था में, वो तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। जैसे आप मान लो किसी व्हीकल में चल रहे हो और उतर रहे हो आप चलते हुए व्हीकल से, तो आप कुछ दूरी तक उसके साथ ही चलोगे, जब तक नहीं रुकोगे तब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाए। दूसरा नियम आता है आपका संवेग का नियम। संवेग का नियम, किसी भी वस्तु का संवेग उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। जैसे हम क्रिकेट में कैच पकड़ते हैं, तो कैच पकड़ते हैं तो हम क्या, हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं संवेग को कम करने के लिए, जिससे क्या है गेंद का वेग कम हो जाता है और हाथ में लगती नहीं है, कम लगती है, ये बोल सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है? तीसरा। तो ध्यान रखना न्यूटन की गति के नियम है, इन पर आधारित एग्जाम्पल भी है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब आप जैसे बंदूक चला रहे हो तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम का है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी। कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि है। और देखो थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये आपकी सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। इसके बाद आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? देखो इसको हम बैंकिंग सोडा भी बोलते हैं, बैंकिंग सोडा, या इसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। बैंकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जिनमें हम बैंकिंग सोडा या मीठा सोडा काम में लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा हो गया आपका? खाने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा आपका है Na2CO3। Na2CO3। साधारण नमक का फॉर्मूला है आपका NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाइडल पावर में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखो हाइडल पावर आपकी क्या होती है? हाइडल पावर को ही हम बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं इसको? हम विद्युत बोलते हैं। तो हाइडल पावर में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखो हाइडल पावर हमेशा या विद्युत हमेशा जो हमारा जल होता है, जल के वेग से, जो जल की गतिज ऊर्जा से हमें प्राप्त होती है वो हाइडल पावर होती है। तो ध्यान रखना हाइडल पावर में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? हाइडल पानी होता है, क्योंकि हमें ये जल की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्त्रावित होती है? अब देखो यहां इंसुलिन हार्मोन है जो आपका शरीर में कहां से स्त्रावित होती है? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, यकृत से आपकी पित्रफ होती है। इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्त्रावित होती है? तो ये कहां से? अग्नाशय। हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके बनाती है। हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया करके हमेशा ध्यान रखना हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्राइड। अब आता है देखो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में काम आता है। परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में क्या काम आता है? तो बताइए क्या काम आता है? एक बार देखते हैं। परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में काम आता है, तो इसका आंसर होगा देखो या तो भारी पानी है या साधारण पानी है। हमेशा ध्यान रखना यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साधारण पानी आपका शीतलक के रूप में आता है और भारी पानी आपका नहीं आता है, यह आता है मंदक के रूप में आता है। साधारण पानी आता है किसके रूप में? आपका शीतलक के रूप में काम आता है। अब देखो यहां पे बात आती है कि शीतलक का मतलब क्या होता है। देखो शीतलक का मतलब होता है आपका जब परमाणु भट्टी में जो परमाणु विखंडन होते हैं, जो ऊर्जा होती है
उस ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए या तो साधारण पानी या आपका तरल सोडियम काम में लेते हैं, तरल सोडियम भी काम में लेते हैं, या हम वायु काम में लेते हैं। भारी पानी मंदक के रूप में, देखो मंदक क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हम या तो भारी पानी काम में लेते हैं या फिर कैडमियम की छड़ लेते हैं। कैडमियम की क्या लेते हैं, छड़। भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2। या तो भारी पानी लेते हैं या फिर हम कैडमियम की छड़ भी लेते हैं काम में, और एक ग्रेफाइट भी लेते हैं। बहुत ज्यादा आता है यहां पे क्वेश्चन ग्रेफाइट। तो ध्यान रखना, यदि परमाणु भट्टी में मंदक की बात करें, देखो मंदक का मतलब है जो न्यूट्रॉनों की बौछार होती है, न्यूट्रॉनों की गति कम करने की काम में आते हैं कैडमियम की छड़, भारी जल और ग्रेफाइट। और शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में क्या काम आता है आपका, साधारण पानी, तरल सोडियम और वायु काम आती है। शीतलक का मतलब है उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने के काम में। इसके बाद आते हैं रक्त का दबाव मापने में काम आता है। देखो रक्त का दबाव मापने में काम आता है, यहां पे आपके ये तो हो गया ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये आता है आपका हार्ट के लिए या दिल के लिए हम कहें, ईसीजी ये आता है किसके लिए, दिल के लिए काम आता है, हार्ट के लिए काम आता है HERT। स्फिग नाड़ी दर, देखो नाड़ी दर किससे मापा जाता है, आपका जो नाड़ी दर है वो आता है फिग्मोमीटर, फिग्मोमीटर। नाड़ी दर फिग्मोमीटर से नापी जाती है। और इसके बाद आता है आपका स्टेथोस्कोप, इससे धड़कन नापी जाती है आपकी। और इस फिग्मोमैनोमीटर से आपका रक्त का दबाव मापा जाता है। तो इसका कौन सा होगा आंसर, पहला आंसर होगा। अब विद्युत धारा देखो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो आपकी क्या होती है, विद्युत धारा होती है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार आया वो क्वेश्चन है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे परमाणु भट्टी वाला जो मैंने बताया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया जाता है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी मीटर हैं ये आपको याद रखने हैं। रक्त का दबाव मापने के लिए फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप धड़कन और नाड़ी की दर फिग्मोमीटर, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दिल के लिए आता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। सबसे भारी कण है, निम्न में से सबसे भारी कण होगा, बताओ सबसे भारी कण और सबसे हल्का कण कौन सा है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, भारी, सबसे भारी, और इलेक्ट्रॉन इनमें सबसे क्या है, हल्का। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। ठीक है, इनके जो खोज करता है उनका भी याद रखना, जैसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन है, ठीक है, न्यूट्रॉन चैडविक हो गया। तो बाकी ये है जितने भी, सबका आपको याद रखना है। इसके बाद आओ, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। एटम बम का सिद्धांत, देखो मैंने आपको अभी बताया था, एटम बम या परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय फलन क्रिया पे। लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, कौन सा रंग बनता है, कत्थई रंग, श्वेत रंग, पीला रंग, गहरा रंग। और आप इसको काट के यहां पे रानी कलर कर लेना, रानी या मैग्नेटा, रानी या मैग्नेटा बनता है। कौन सा बनता है, रानी कलर या फिर मैग्नेटा बोलते हैं। एड्स किसके द्वारा फैलता है, देखो मैंने कल आपको बताया, रोगों से संबंधित क्वेश्चनों को ध्यान रखना। कौन सी बीमारी वायरस की है, कौन सी कीटाणु की है, कौन सी फंगस की है, कौन सी बैक्टीरिया की है, ये हमारे साइंस के सर ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लास में बता दिया होगा। अब आता है सबसे पहले एड्स। देखो एड्स किससे बनता है, एड्स किससे फैलता है, तो एड्स फैलता है वायरस से, विषाणु या वायरस। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये वायरस होता है और ये
एड्स किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। तो देखो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए जीके और जीएफ के। अब इसके बाद आते हैं हम अपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे। अब देखो इसमें आता है सबसे पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 और टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। मैंने कल भी आपको बताया था, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी टेबल हमें याद करनी है। तो देखो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 45 का मान भी 1/√2 का स्क्वायर, और टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, आधा और आधा 1 और 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। टेबल से ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आर्मी के आप पुराने पेपर उठा के देखना, यदि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मिलता है तो 90% चांस होते हैं कि आपको क्वेश्चन टेबल पर ही आधारित मिलेगा। इसके बाद आओ 125 75 का कितना प्रतिशत है। हमेशा ध्यान रखना 125 कितने का पूछा है, 75 का। प्रतिशत है तो गुणा में क्या कर देंगे, 100। काट दो बेटा, 25 दिया 75, 25 पंजे 125। हमेशा ध्यान रखना जब काटने पीटने की बात आए तो बड़ी संख्या से ही काटा करो आप। ऐसा नहीं गुरुजी पहले 5 से काटे हैं फिर 5 से काटे हैं, बात वही है, आप 5 से 2 बार काट लो या फिर 25 से 1 बार काट लो, क्योंकि पेपर में आपके लिए इतनी जगह भी नहीं होती है, कैलकुलेशन हार्ड होती है यदि आप 2 2 4 4 ऐसे छोटी संख्याओं से काटोगे तो हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कहता हूं मैं आपसे कि 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। कोशिश करो 25 तक हो जाए लेकिन 20 तक तो याद करो। तो ये आ गया आपका 500/3। भाग देंगे 3 का, देखो 3 का भाग दिया इसमें, 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 छिंगी 18, फिर 20 हो गया, 3 छिंगी 18, या फिर आ गया यहां 2/3 या 166.66। तो इसका 166 पॉइंट यहां पे 6 कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप यहां से हटा देना, 166 सही 2/3 आ जाएगा। 125 75 का कितने प्रतिशत है, तो 166 सही 2/3 प्रतिशत है। बेटा ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है पेपर बनाने में। अब इसके बाद आओ आगे, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करना है इसको, 4.44 जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना, 44.4 आगे 0 लगा दो, 4.04 4 4 कुछ भी नहीं है, 0 लगा दो। यहां देखो 4 और 4 8, 4 और 4 8। इसको आप चाहो तो डायरेक्टली जोड़ दो, 4 8 12, 12 और आपका 44 कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 और 4 8 और 2 10 और 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 500 पॉइंट कौन सा आएगा इसमें, 8 8। अच्छा ये 8 4 कर दिया है यहां पे, ओके आप इसको ठीक कर लेना, 500.8 8 कर लेना यहां पे, ठीक है। फिर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है क्वेश्चन को टाइप करने में, तो वो मैं यहाँ पे ठीक करवा देता हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आओ अगला, 0.25 माइनस 0.24 मल्टीप्लाई 0.24 अपॉन में 0.49। देखो हमेशा ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आए, यहां तो चलो फिर भी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं दी है, आप चाहो तो इनका गुणा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हमें इनका गुणा करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो इसको मान लो a, 25.25 को मान लिया हमने a और 0.24 को मान लिया b। तो यहां हम करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। देखो 0.25 और 0.24 0.49 हो जाएगा। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a प्लस b। आप जोड़ के देख लेना, 0.25 और 0.24 क्या आ जाएगा 0.49। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b का, अपॉन में क्या है a प्लस b।
तो आप ये काट दो, क्या बचेगा, a माइनस बी, और a कितना है 0.25 माइनस 0.24, कितना आ गया 0.01, कितना आ गया 0.01। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 करेंगे, इसके बाद ये घटा देंगे, तब भी आंसर आपका वही निकल के आएगा। इसके बाद आओ, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूं, यहां तो चलो छोटी संख्या है, आगे बहुत बड़ी संख्याएं दे दी जाए, ऐसे दे दिया जाए 1444 गुणा 1444 या 14.44 ऐसे कर दिया, माइनस 43 इंटू में 1443 अपॉन में दे दिया जाए 1444 प्लस 1443। तो अब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लो यहां भी पॉइंट दे दिया ये इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते रहो आप, बाकी इससे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। तो हमें ध्यान रखना ऐसे ही करना है यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। इसके बाद आओ, जल से पूर्णतया भरे एक पात्र का भार 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र का भार 30 किलोग्राम हो जाता है, तो बताइए रिक्त पात्र का वजन कितना है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चे क्या अटक जाते हैं इसमें फिर भी। तो हम क्वेश्चन को करते हैं सीधा सीधा कि जल से पूर्णतया भरा एक पात्र, देखो पूरा जल और पात्र, इसका वजन कितना है अपने पास 40 किलोग्राम है। यदि इसे आधा भरा जाए, आधा भरा जाए मतलब पात्र का वजन तो वही होगा भाई, पात्र में जो धातु है उसका वजन तो वही होगा, तो मैं कहूं बेटा इसमें आधा जल प्लस पात्र करूं मैं, पात्र तो पूरा आएगा, तो कितना हो जाता है ये 30 केजी। अब देखो यहां पे, यहां माइनस का चिन्ह कर दो, यहां भी माइनस का और यहां भी माइनस का, पात्र से पात्र कट गया, सिंपल। जल में से आधा जल घटाएंगे तो मतलब आधा जल कितना आ गया यहां पे 10 केजी, तो इसका मतलब जल कितना आता है उसमें 10 गुणा 2 कितने किलोग्राम 20 किलोग्राम। तो इसका मतलब पूरे पात्र का वजन भरा हुआ है तो कितना है 40 किलोग्राम, जल कितना है 20 किलोग्राम, तो पात्र कितने का रह गया बताइए, पात्र 40 माइनस 20 का रह गया, कितने का 20 का। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में आप एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके ऑप्शन पे हो जाते हैं और ऑप्शन पे देखते ही हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को देखो हम ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं 10, देखो जल से पूर्णतया भरे एक पात्र का वजन 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र का भार 30 किलोग्राम हो जाता है, तो रिक्त पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखो रिक्त पात्र का वजन, यदि हम रिक्त पात्र है आपका वो 10 किलोग्राम का लेते हैं, कितने का लेते हैं 10 किलोग्राम का लेते हैं, तो देखो जब इसे आधा भरा जाए तो इसका भार कितना है 30 किलोग्राम। भाई सीधी सी बात है, आप 30 किलोग्राम जब इसको आधा भर रहे हैं तो वजन कितना होना चाहिए इसको 30 किलोग्राम। डायरेक्ट देखो ऐसे करते हैं हम, जल से पूर्णतया भरा हुआ पात्र है और पात्र का वजन कितना है आपका 40 किलोग्राम है, यदि इसे आधा भर दिया जाए तो इस पात्र का भार कितने किलोग्राम हो जाएगा 30 किलोग्राम हो जाएगा। तो देखो आधा जल भर दिया जाए, मान लो मैं ऑप्शन ले रहा हूं 20 ही ले रहा हूं, डायरेक्ट 20 ले रहा हूं, आप इसको पात्र का वजन कितना है 20 है, यदि पात्र का वजन 20 होगा तो सीधी सी बात है उसमें पानी भी कितना आएगा 20, यदि पानी आप इसका आधा कर दोगे बेटा, पानी 20 का आधा कितना कर दिया 30 किलोग्राम, तो वो कितना आना चाहिए वजन 30 किलोग्राम आ गया। ऑप्शन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना। कितने समय में 450 रुपए 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपए हो जाएंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ये होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, सीधा सा है। अब आपने 450 रुपए उधार दिए जो कि 540 हो गए, तो पहले आप ये बताओ यहां पर जो आपका ब्याज आ गया वो कितने रुपए का आया है ब्याज, तो ब्याज यहां पर कितने रुपए का आया है 90 रुपए का ब्याज आया है। फॉर्मूले में रख दो, ब्याज आपका 90 रुपए का है,
मूलधन आपका जो धनराशि आपने उधार दी है अथवा उधार ली है वो आपका मूलधन या प्रिंसिपल बोलते हैं। देखो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मूलधन प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गई, ये टाइम हो गया। तो ये 90 इजुकल टू आपके पास प्रिंसिपल कितना है 450 गुणा में रेट कितनी है 5%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में कितना है 100। तो यहां से t इजुकल टू 100 ऊपर आ जाएगा, 90 इंटू 100 अपॉन में 450 इंटू 5, 0 से 0, 9 से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 से 20 और 5 से 4, तो कितना वर्ष आ गया 4 वर्ष। तो कितने साल में हो जाएंगे ये 4 साल में हो जाएंगे। 450 रुपए 5% की दर से 540 रुपए कितने वर्ष में हो जाएंगे 4 वर्ष में। सिंपल फॉर्मूला काम में ले लिया है। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका क्या बनेगा इसका, 1 वर्ष का ब्याज निकालो। जैसे मैं कहूं बेटा 450 है, इसका 5% है 1 वर्ष का ब्याज, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, यह आ गया 22.5 रुपए 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब टोटल ब्याज देखो, टोटल ब्याज कितना रुपए है 90 रुपए। जब 1 वर्ष का ब्याज 22.5 रुपए हो गया, टोटल ब्याज 90 रुपए, तो बताओ 90 रुपए कितने समय का हो गया। जब 1 वर्ष का ब्याज 22.5 है, 90 कितने का हो गया 4 वर्ष का हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन को, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, 6x² माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड होंगे। देखो गुणनखंड होंगे 6x² माइनस 13x प्लस 5। देखो आप ऐसी दो संख्याएं सोचो जो गुणा करने पर तो आए 30 और जोड़ने घटाने पर आए -13। तो देखो ऐसी दो संख्याएं सिंपली हैं 6x²। अब संख्याएं देखो जोड़ने घटाने पर तो -13 आनी चाहिए, गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 30। तो 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5। देखो 10 और 3 माइनस माइनस के दोनों, इनको जोड़ूंगा तो -13 बन जाएगा और इनका गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा 30। यहां पे इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2x, x माइनस 5, यहां पे क्या आ गया -1 कॉमन आ गया और यहां x माइनस 5। तो 2x माइनस 1 आ गया या x माइनस 5 आ गया, बराबर क्या आ गया 0, सॉरी 3x आएगा, यहाँ 3x, यहाँ 3x, क्योंकि 2x कॉमन लूंगा तो यहाँ 3x आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ 3x माइनस 5 आ जाएगा क्योंकि -1 लूंगा तो यहाँ पे 2x माइनस 1 और क्या आ गया 3x माइनस 5। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए आ जाएगा, सीधा सीधा है। या फिर आप वैल्यू लेके भी सेटिस्फाई करा सकते हो कि जैसे यहाँ 2x माइनस 5 है तो x बराबर 1/2 रखो, 0 आएगा। 2x है, यहाँ x बराबर 5/2 रखेंगे, यदि 0 आएगा तो सही होगा, नहीं आएगा तो सही नहीं होगा। बाकी आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो जिन ऑप्शन से 0 आ जाए। मैंने क्लास में बता रखा है बच्चों के लिए कि 2x माइनस 1 0 है तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 3x माइनस 5 है बराबर 0 है तो x बराबर 5/3 है। वैल्यू सेटिस्फाई करो, जिस पे 0 आ जाए वही आंसर है। तो आप देख लेना x का मान आप 1/2 रखो और 5/3 रखो, इन दोनों पर ही इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। देखो फर्दर यही क्वेश्चन आ गया, साइन 30 का मान कितना है। देखो साइन 30 का मान, साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया और साइन 90 1 हो गया। टेबल बनाने का तरीका मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। सबसे बढ़िया वही है कि आप एक बार वो बनाने का तरीका सीख लो या फिर आप पूरे साइन के याद रख लो, बाकी का मैंने निकालना बता दिया है क्लास में कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आओ आगे, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। देखो सीधा सा है, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमा रहे हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में
कितने रुपए कमाएंगे, मान लो x रुपए कमाएंगे आपका, वही है जो MDH, ठीक है, MDH आदमी दिन। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो मैं डायरेक्ट 6 गुणा 10 गुणा x बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7, या मैं कहूं x बराबर 150 गुणा 8 गुणा 7 बट्टे में 6 गुणा 10, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 से 4 बार कट गया और 3 से 5 बार, 5 चौका 20 और 20 सत्ते कितने रुपए आ गया, 140 रुपए आ गया। तो सीधा सा आ गया इसका आंसर कितना आ गया, 140। दोबारा देखेंगे एक बार, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमा रहे हैं, तो हमें बताना है 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए मान लेंगे, x रुपए। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बजगुणा करो आप, बजगुणा करके और x का मान आ जाएगा। अब देखिए साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्करों में यह कितने मीटर जाएगी। देखो पहिए की त्रिज्या, पहिया, ये आपका पहिया है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या r, ये कितनी दी आपकी 42 सेंटीमीटर। 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, देखो सबसे पहले एक चक्कर ये हो गया पूरा, एक चक्कर। अब हम पहले ज्ञात करेंगे कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो साइकिल द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, अब तय दूरी किसके बराबर होगी, देखो एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, ये क्या हो गया, इसकी परिधि हो गया, वृत्त की परिधि के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी, या सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान आपको दिया है। ऐसे ही 400 चक्करों में पूछा है, तो 400 चक्करों में तय दूरी तो कितनी हो जाएगी, एक चक्कर में 2 पाई r, तो 400 में 400 गुणा 2 पाई r, या 400 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r, r का मान कितना है आपके पास दिया गया है 42, 7 से 6 बार, ये देखो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 चौका 48 गुणा 22, मैं करूं 48 दूनी 96, उसके बाद 48 दूनी 96, 9 105, कितना आ गया 10 56 100। मीटर में पूछी है, ये देखो आपके पास सेंटीमीटर में आएगी, और हमें पता है बेटा 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो इसलिए ये सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 1056 मीटर के। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, 1056 मीटर आंसर आ जाएगा सीधा। देखो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि एक चक्कर में तय दूरी हमें पता है, एक पूरा चक्कर लगाएगी तो ये वृत्त की परिधि का बराबर दूरी तय करेगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई r होती है, 400 चक्करों में बताना है हमें, तो 400 चक्करों में क्या हो जाएगा, 400 गुणा में 2 पाई r, तो 1056 मीटर आएगा इसको सॉल्व आउट करने के बाद। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। देखो रेलगाड़ी की चाल है आपके पास, स्पीड, रेलगाड़ी की चाल है स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, समय दिया है आपके पास 45 मिनट, दूरी ज्ञात करनी है। देखो सीधा सा फॉर्मूला है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यूनिट एक जैसी रहनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यदि आपके पास चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आपके पास समय घंटे में होना चाहिए, यदि आपके पास चाल मीटर में, मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास जो समय है वो सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पे देखो चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, समय 45 मिनट है, तो देखो चाल 75 है, समय 45 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलो तो बट्टे में कितना कर देंगे हम 60, कितना कर देंगे 60, हमने किलोमीटर प्रति घंटे में ले लिया, ठीक है। 15 चौका 60, 15 5 75, 45 गुणा 5 225/4, 4 का भाग 2, 4 पंजे 20 हो गया, 25 हो गया, 4 छिक्के 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 25,
56.25 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर आ जाएगा आंसर? 56.25 किलोमीटर आ जाएगा सीधा सा। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। देखो सीधा सा है, 15 से गुणा, मान लो संख्या क्या मान ली हमने x, पहला x से देख लेते हैं। संख्या क्या मान ली x, हम 15 से गुणा करें तो 15 गुणा x और वह संख्या 196 ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है मतलब संख्या x है, कितनी बढ़ गई? 196 बढ़ गई। x की टर्म एक साइड, ये 15x माइनस x हो गया, इधर 196 हो गया। 14x बराबर 196, x बराबर, ये कट जाएगा बेटा, 196 बटा 14 कितना आ गया? 14। तो संख्या कितनी आ गई? 14। ऑप्शन से करना है, देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। संख्या 20 लो आप, देखो 20 लो संख्या, और 20 में हम कह रहे हैं कि यदि उस संख्या को 15 से गुणा करें तो 196 बढ़नी चाहिए। अब आप 20 का 15 से गुणा करो, 20 गुणा 15 किया है, कितना आ गया? 300। संख्या 20 थी, 300 हो गई, कितनी बढ़ गई बताओ? ये 280 बढ़ गई, लेकिन बढ़नी कितनी चाहिए? 196। जिस ऑप्शन से 196 हो जाएगा वही क्या होगा? सही। तो इसका मतलब 20 कैसा हो गया? गलत। अगला करते हैं 14। तो देखो 14 तो संख्या आई, अब 14 का गुणा 15 से करो, 14 गुणा 15 किया 210 हो गया। अब ये 210 हो गया तो 14 से 210 हो गया, तो मतलब कितना बढ़ गया? ये 196 बढ़ गया है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद आइए आगे। यदि पक्षी के लिए घोंसला है तो शेर के लिए क्या होगा? देखो पक्षी कहां रहता है? घोंसले में रहता है। तो उसी तरह से शेर बाग, जंगल, मांद, रेवाड़ा। देखो शेर मांद में रहता है, जहां रहता है शेर उस जगह को मांद बोलते हैं। अगला, यदि दिल्ली के लिए DELHI इसको लिखा जाता है 20349, आपसे पूछा है LEH, तो बेटा L क्या है यहां पे? 3, E क्या है यहां पे? 0, H क्या है? 4। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 304। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? इसका दूसरा वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो ये सीरीज है, श्रृंखला है। श्रृंखला कई तरीके की होती है अपने पास, तो श्रृंखला में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नियम फिक्स है, लेकिन यह संख्याएं देखो 1, 8, 9, 25, 49। देखो 1, 9, 25, 49, ये आपकी वर्ग संख्याएं। ये आपका 1 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया, ये 7 का वर्ग हो गया। यहां देखते हैं बेटा 8, ये 8 क्या है? 2 की घात 3। 216 क्या है? 4 की घात, सॉरी, ये 6 की घात 3। तो देखो 1, 2, 3, 5, 6, 7, क्या बचा? 4। तो यहां आएगा आपका 4 की घात 3, कितना आएगा? 64। तो 4 की घात 3 कितना आ जाएगा? इसका आंसर 64। ध्यान रखना है डबल सीरीज है, ये डबल सीरीज का मतलब अल्टरनेट में आपकी एक के साथ एक सीरीज चलती है। तो कई बार आ जाते हैं डबल सीरीज के भी क्वेश्चन। अब देखो 8 गुणा 4 को 42 लिखा है, सीधा सा संबंध देखो बेटा, 8 को 4 लिख दिया, 4 को 2 लिख दिया, आधा करके 6 को 3, 2 को 1। तो 4 को क्या लिखूंगा? 2, इस 4 को भी क्या लिखूंगा? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसके बाद आओ आगे। एक जार में 8 पैरों के केकड़े व कुछ 4 पैरों के बिच्छू हैं। यदि हम पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं और फिर काउंट करते हैं तो 20 है। तो देखो ध्यान रखना, फिर काउंट कर रहे हैं, फिर काउंट कर रहे हैं कितने? 20। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें केकड़े और बिच्छुओं की संख्या यदि टोटल देखे जाए तो टोटल कितने हमारे पास? 20 है। यानी कि केकड़े और बिच्छू प्लस बिच्छू, कितने हमारे पास? 20 है। हम इसको देखो बेटा x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो x प्लस y तो कितने आपके पास? 20। पहले मैं x y से बता देता हूं, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर लेंगे। देखो इसके बाद है बेटा
एक जार में 8 पैरों के केकड़े, यदि इसके पैर काउंट किए, देखो फिर तो टोटल 20 हो गए पैर, 8x प्लस 4y, ये कितना हो जाएगा 100। अब इनको बराबर करने के लिए बेटा ऊपर y को बराबर कर लो, गुणा 4 का कर देते हैं, तो यहां 4x प्लस 4y बराबर 20 चौका 80 हो जाएगा। यहां माइनस माइनस माइनस, y से y कट गया, ये आ गया 4x, घटाने पे ये आ गया 20, तो x बराबर 20/4 मतलब 5। आपसे केकड़े पूछे तो बेटा केकड़े हमने क्या माने, x माने, तो केकड़े कितने आ गए आपके 5। केकड़े कितने आ गए 5 केकड़े आ गए। अब देखो आप इसको चलो ऐसे मत करो, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप 15 केकड़े मान लो, चलो यदि 15 केकड़े ले रहे हैं तो बिच्छू कितने होंगे आपके पास 5। भाई टोटल हमारे पास 20 है, यदि 15 केकड़े ले रहे हैं तो आपके पास 5 बिच्छू होंगे। अब एक बार काउंट करो बेटा इनको, 15 केकड़े, पैर काउंट करो, एक केकड़े के कितने पैर हैं 8, तो यहां देखो बेटा 15 केकड़े के कितने हो जाएंगे 15 अट्ठे 120। लेकिन ध्यान से सुनो, यहां पर यदि पैर गिन रहे हैं तो कितने 100, लेकिन यदि हम ऑप्शन ए 15 ही लेते हैं, 15 केकड़े लेते हैं, तो 15 केकड़ों के पैर ही 120 हो गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैसा हो गया गलत, क्योंकि पैरों की संख्या कितनी आनी चाहिए 100 आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन लेते हैं ये 5। अब देखो केकड़े ले रहे हैं बेटा 8, 5 केकड़े, एक के 8 पैर है, तो 5 के कितने हो गए 40, 40 पैर केकड़ों के हो गए। अब 15 बिच्छू बचे आपके पास, भाई जब 5 केकड़े तो 15 बिच्छू हैं, और एक बिच्छू के कितने पैर हैं 4, तो 15 में 4 का गुणा कर दो, कितना आ गया 60। तो 40 और 60 कितने हो गए पैर 100, और कितने पैर होने चाहिए 100, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक बार ये अच्छे से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई भी परेशानी हो तो वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगली क्लास में निश्चित रूप से हम उस चीज को भी फॉलो आउट करेंगे। कई बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर जो पेपर है बाइलिंगुअल होने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो अभी मैं 10 एक पेपर डाल देता हूं, उसके बाद सारे पेपर आपके बाइलिंगुअल डाले जाएंगे। और अभी ये जीडी और ट्रेड के बता रहा हूं, क्लर्क वाले और टेक्निकल वाले भी इनको बेटा करते रहना, क्योंकि क्लर्क वालों के लिए एक अंग्रेजी के ही अलग कराने पड़ेंगे, तो वो पेपर भी हम इस पे अभी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।